नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की पनबिजली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया। निर्वाचन आयोग कल से 3 दिन का उत्तर प्रदेश दौरा शुरू करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पर पंजीकरण आरंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40%। दिल्ली सरकार का आज से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय। कर्नाटक में भी कल से रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर दौरे पर जाएंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण हो चुके खंड का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर आज सुबह 6 नक्सलवादी मारे गए। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिन में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में तेज वर्षा के कारण विलंब। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 39वां प्रश्न है। किस स्वतंत्रता सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश मंडी में धौलासिद्ध जल विद्युत और रेणुका जी बांध परियोजनाओं सहित 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने उनकी जीवन यात्रा को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यहां थोड़ी देर पहले 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास या फिर लोकार्पण भी किया गया है। इनसे हिमाचल की आय बढ़ेगी और रोजगार के हजारों अवसर भी बढ़ेंगे। सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट हो, लूहरी प्रोजेक्ट हो,
धौला सिद्ध प्रोजेक्ट हो या रेणुका जी प्रोजेक्ट, ये सभी हिमाचल की आकांक्षा और देश की आवश्यकता की पूर्ति दोनों के माध्यम से होने वाली है। श्री मोदी ने हिमाचल सरकार द्वारा सेवा और सिद्धि के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने में सभी के सहयोग के लिए जनता को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लोगों को कोविड से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य के निवासियों ने विकास की गति को भी बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2016 में अपने स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व है कि भारत ने इस साल नवंबर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। हमारी सरकार का ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद कर रहा है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में एम्स, पीजीआई और कई अस्पताल स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो हिमाचल के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। मोदी जी आए तो 1140 करोड़ का एम्स, 550 करोड़ का पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज और कई यहां पर अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कारण यहां पर शुरू हो पाया है। मेरे भाई और बहन, शिक्षा के क्षेत्र में जहां एनआईएफटी, एनआईटी, IIIT, IIT से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हिमाचल में शुरू हुआ तो मोदी जी ने उसमें 4 चांद लगाते हुए IIM की बात हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, कई केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या 4 मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, तो ये भी किसी और ने नहीं, ये भी हमारे मोदी जी ने ही करने का काम किया है। श्री ठाकुर ने सरकार के 4 साल पूरे करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि यहां 300 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश की काशी की तर्ज पर मंडी को विकसित करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य में दोबारा सरकार बनाने के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग के सभी सदस्यों का दल उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेगा। ये दल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। दल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को ये टीम चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह तथा व्यय विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज निर्वाचन आयोग को उन राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य सचिव ने 23 दिसंबर को इन राज्यों में कम टीकाकरण वाले जिलों में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इससे पहले श्री भूषण ने इन राज्यों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में टीकाकरण को तेज करने का मुद्दा उठाया। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए विशेष टीमें भेजी हैं। कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्य चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे।
चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम पहले ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का दौरा कर चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि, डेटा विश्लेषण, ठोस निर्णय लेने, सख्त और त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें। देश भर में अगले वर्ष 31 जनवरी तक कोविड प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा निर्देश सख्ती से लागू किए जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय देश में कुल 75,841 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.4% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में 7,141 से अधिक मरीज ठीक हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 148 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। कर्नाटक सरकार कोविड संक्रमण और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए कल से 10 दिन का रात्रि कर्फ्यू लागू करेगी। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर नववर्ष समारोह की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए यह निर्णय लिया है। कर्फ्यू रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। फ्रांस में कोविड महामारी के दौरान पहली बार एक दिन में 1 लाख से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई है और पिछले महीने की तुलना में लगभग दोगुने मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तेज गति से बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मद्देनजर सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हर्ष पेमडे ने बताया कि टीके की अतिरिक्त डोज कोरोना से बचने में मददगार होगी।
अतिरिक्त डोज अगर सभी को मिल जाएगी तो कोविड से लड़ने में वो अधिक सक्षम हो जाएंगे। दूसरी ओर हम अगर अपने स्वास्थ्य कर्मियों को देखें तो उनको भी एक अतिरिक्त डोज की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ज्यादा संपर्क में आते हैं कोविड के मरीजों के। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी एक तीसरी डोज लगाने का निर्णय किया गया है, जिससे इनकी प्रतिरोधक क्षमता और अधिक बढ़ेगी। बच्चों को भी इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, उनको तो कोविड की वैक्सीन अभी तक लगी नहीं है, तो उनको अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उनमें भी कोविड की बीमारी होने का खतरा कम हो जाएगा और बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ वो स्कूल जा पाएंगे, कॉलेज जा पाएंगे। आकाशवाणी से आज रात हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ रहेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की पनबिजली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया। निर्वाचन आयोग कल से 3 दिन का उत्तर प्रदेश दौरा शुरू करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पर पंजीकरण आरंभ होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40%। दिल्ली सरकार का आज से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय। कर्नाटक में भी कल से रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर दौरे पर जाएंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण हो चुके खंड का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर आज सुबह 6 नक्सलवादी मारे गए। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिन में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में तेज वर्षा के कारण विलंब। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के वास्ते अलग से एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, और यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराक लगे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है तो वो व्यक्ति तीसरी डोज के लिए पात्र होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बंगाली भजन भारतो भाग्य विधाता का शुरुआती अंश है। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगो, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान भारत में एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों तथा संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे आज हम स्वतंत्रता सेनानी माखन सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने दो देशों, अपनी जन्मभूमि भारत और अपनाई हुई मातृभूमि केन्या में राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में मदद की। उनका जन्म 27 दिसंबर 1913 को तत्कालीन पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ था। 13 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ केन्या के नैरोबी चले गए। माखन सिंह ने सीमाओं को पार किया और अफ्रीकी लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया। केन्या भी गदर पार्टी का केंद्र था और माखन सिंह, गोपाल सिंह चंदन तथा वासुदेव सिंह इसके प्रमुख आयोजक थे। दिसंबर 1939 में माखन सिंह बॉम्बे और अहमदाबाद में मजदूर वर्ग की स्थितियों और श्रमिक संघवाद के कामकाज का अध्ययन करने के लिए भारत रवाना हो गए। भारत में उन्होंने बॉम्बे में सभाओं को संबोधित किया और एक अफ्रीकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ सत्र में भाग लिया। माखन सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी आरोप के अगले 2 वर्ष तक एक जेल से दूसरी जेल में भेजते रहे। रिहा होने के बाद माखन सिंह का आंदोलन 2.5 साल तक उनके पैतृक गांव गुजरांवाला तक सीमित रहा। आखिरकार जनवरी 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जंग आजादी अखबार के साथ काम करना शुरू किया। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की, तब माखन सिंह केन्या चले गए। केन्या में माखन सिंह ने केन्या युवा सम्मेलन का आयोजन किया और पूर्वी अफ्रीकी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के रूप में सक्रिय हो गए। उन्हें 1950 में औपनिवेशिक सरकार ने हिरासत में ले लिया। वे केन्या के प्रसिद्ध माऊ माऊ विद्रोह के दौरान सलाखों के पीछे रहे। माखन सिंह ने 1961 तक 12 साल जेल में बिताए। 1963 में केन्या को स्वाधीनता मिली और माखन सिंह को देश में स्थायी निवास प्रदान किया गया।
वे अंत तक अलगाव की राजनीति को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध रहे और अपने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के माध्यम से महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं के बीच अपना स्थान बनाया। संतांचा भूमीचा तू वारस पुत्र, संतांचा। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता पंजाबराव श्यामराव देशमुख को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1898 को हुआ था। वे भाऊ साहेब देशमुख के नाम से लोकप्रिय थे। वे महात्मा फुले के सत्य शोधक समाज से जुड़े थे और उन्होंने अंबाबाई मंदिर, अमरावती में तथाकथित निम्न जातियों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। इस आंदोलन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनका साथ दिया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर जाएंगे, जहां वे कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण हो चुके खंड का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो परियोजना के अंतर्गत आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर खंड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। प्रधानमंत्री बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। नीति आयोग ने आज स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत पर अपनी चौथी रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन की रैंकिंग की गई है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में रहे। आधार वर्ष 2018-19 से संदर्भ वर्ष 2019-20 में अधिक वृद्धि दर्ज करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरागुड़ा के जंगलों में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इनमें 4 महिलाएं भी हैं। ये इलाका तेलंगाना की सीमा से लगता है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम, मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिन में वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में कल शाम कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई, जबकि कश्मीर और सिक्किम में सामान्य से भारी हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने कल शाम तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में भी मंगलवार और बुधवार को वर्षा होने की आशंका है। सेंचुरियन में अधिक वर्षा के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने में देरी हुई है। भारत पहली पारी में 3 विकेट पर 272 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में वर्षांत 2021 के विशेष संस्करण में केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की पनबिजली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया। निर्वाचन आयोग कल से 3 दिन का उत्तर प्रदेश दौरा शुरू करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पर पंजीकरण आरंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।